सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत लिए जाने वाले राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं बेटा, और अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ, हाँ। आज की हमारी कक्षा है 7वीं, और हमारा जो शिक्षा का माध्यम है मराठी, पर हमारा जो विषय है आज का वो है हिंदी। और आज का दिन है बच्चों बुधवार, और आज की तारीख है 24 नवंबर 2021। और आज हम घटक में व्याकरण पढ़ने वाला है, और उसका उपघटक है शब्द भेद, जो हमने पहले पढ़े हैं विकारी शब्द, और आज हम अविकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो मेरा नाम है बच्चों सावित्री उरकुड़े, और मेरे स्कूल का नाम है आदर्श नगर मनपा हिंदी शाला, और यह जी दक्षिण विभाग के अंतर्गत आती है। और हमारे मार्गदर्शक है श्रीमती कांचन गोसावी मैडम, जो कि हमारी विभाग निरीक्षिका है जी दक्षिण विभाग की। और हमारे जो तकनीकी कार्य में मदद करने वाली हमारी मैडम है रेखा कुपवाड़े मैडम। इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, दिन की शुरुआत हम आज के दिन विशेष से करते हैं। और आज का जो दिन विशेष है 24 नवंबर, इसी दिन बच्चों जो सिख धर्म के 90वें जो गुरु है गुरु तेग बहादुर, इनका शहीद दिन करके माना जाता है। इन्होंने गुरु तेग बहादुर ने धैर्य और संयम से आग बबूला हुए औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया था, और वह 24 नवंबर 1675 का दिन था। तो इसीलिए इन्होंने गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। और आज धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आगे बढ़ते हुए हम आज का इन्हीं का सुविचार देखेंगे श्री गुरु तेग बहादुर का, और वह है एक सज्जन व्यक्ति वह है जो अनजाने में भी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। बच्चों, इसका अर्थ कोई बता सकता है मुझे? चांगल्या माणसाने कधीही कोणाच्या भावनांना ठेच पोचवू नये। हाँ, वेरी गुड बच्चों। जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो किसी को भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे बच्चों, आज का हमारा जो घटक है व्याकरण, और जो हमारा उपघटक है शब्द भेद, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। किसी को याद है बच्चों? हाँ टीचर। याद है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हाँ, तो उसका रिवीजन करते हुए हम देखेंगे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शब्द के जो है 2 भेद है। एक पहला होता है विकारी शब्द अर्थात सव्यय शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो विकारी शब्द मतलब क्या होता है? जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे राम बात कर रहा है, राम की जगह पर यदि हमने सीता कर दिया, तो उसमें कोई भी जो बदलाव होता है वो नहीं होने वाला। तो इसी को विकारी शब्द कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे विकारी शब्द के भेद। तो बच्चों, विकारी शब्द के भेद होते हैं 4 है, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन सभी को हमने विस्तार रूप से पिछली कक्षा में देखे थे। अभी देखो, संज्ञा मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, किताब, मुंबई। उसके बाद देखेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने थे? 5 थे, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके पश्चात हमने देखे थे सर्वनाम। तो सर्वनाम मतलब क्या होता है कि जो संज्ञा के जगह पर उपयोगी होता है, उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, तो उसकी जगह पर हमने इस्तेमाल किया था वह खाना खा रहा है। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद 6 थे बच्चों। कौन कौन से पढ़ो एक बार। पहला कौन सा भेद है? वाचक,
हाँ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निरवाचक, अनिर्वाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। हाँ बच्चों, तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद थे। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक, उसके बाद था अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक। इसको भी हमने विस्तार रूप से पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसके पश्चात हमने पढ़ा था विशेषण। तो बच्चों, विशेषण मतलब क्या? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बातें बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अच्छा जो है वह विशेषण होता है। मेरा घर बड़ा है, तो बड़ा यह शब्द जो है वह विशेषण होता है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की यह विशेष बातें बता रहा है, इसलिए हम इसे विशेषण कहेंगे। उसके बाद बच्चों हमने देखा था विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार 4 थे। एक गुणवाचक विशेषण था, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का ज्ञान होता है, तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण जिसमें नापतोल का ज्ञान होता है, और चौथा था सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह थे विशेषण के प्रकार। इसको भी हमने विस्तार रूप से पिछली कक्षा में देखा था। इसके बाद है बच्चों क्रिया। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? जो शब्द से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ रहा है, तो इसमें है जो शब्द है वह क्रिया बता रहा है कि क्या कर रहा है, तो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। कार्य होने का पता इस शब्द से हमें पता चलता है। जैसे बंदर कूद रहा है जो शब्द है वह जो है हमारे क्रिया होने का या कार्य होने का पता चलता है इस शब्द से, इसलिए हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, हमने देखा था क्रिया के प्रकार। सॉरी, क्रिया के 2 भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में कर्म होता था और अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पिछले कक्षा में देखा था नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और सभी इनके भेद देखे थे। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम आज? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। हाँ, तो कोई बता सकता है? पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अव्यय। हाँ, अव्यय। अव्यय। और अविकारी शब्द से क्या पता चलता है हमें? लिंग वचन, लिंग वचन, कान। हाँ हाँ, तो अविकारी शब्द यानी क्या, यह हम आगे देखने वाले हैं। हाँ, देखो 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 बच्चों, अविकारी शब्द मतलब क्या? तो अविकारी शब्द क्या होता है ये भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पर फिर भी इसका हम पुनरावर्तन कर रहे हैं क्योंकि इसी से हमें आगे का पढ़ना है, इसलिए। तो बच्चों, अविकारी शब्द मतलब क्या? तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते उन शब्दों को अविकारी शब्द बोला जाता है। जैसे देखो बच्चों, इसमें पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे, राम और लक्ष्मण उपवन में गए हैं। तो राम और लक्ष्मण और यह शब्द है, यदि हम राम और लक्ष्मण की जगह पर इसका लिंग परिवर्तन करके हम यदि स्त्रीलिंग में किया जाएगा तो फिर भी और इस शब्द में कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे सीता और गीता उपवन में गए, तो कोई बदलाव आपको दिखाई दिया बच्चों? और इस शब्द में नहीं दिया। हाँ, नाही दिला। हाँ, म्हणजे आपण मराठीमध्ये बोलू शकतो की त्यामध्ये एकही बदल जो असते तो होत नाही। तो राम और लक्ष्मण उपवन में गए, सीता और गीता उपवन में गए, इस शब्द में किसी भी प्रकार का बदल नहीं होता। तो यह ध्यान में रखो बच्चों, अविकारी यानी अव्यय भी कहा जाता है और किसी की भी कारण नहीं बदलता है, इसलिए उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो पिछले बार हमने सिर्फ नाम देखे थे अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो अभी हम इसके विस्तार रूप से पढ़ाई करने वाले हैं। तो अविकारी शब्द के भेद हैं। पहला है
क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो इस चारों शब्द के भेदों को हम विस्तार रूप से आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इस शब्द से आपको कुछ पता चलता है बच्चों? किसी को पता है? आपने मराठी में भी पढ़ा क्रिया होगा। का विशेषण मतलब क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया की विशेषण मतलब क्रिया विशेषण। हाँ, तो क्रिया विशेषण इसके बारे में हम अभी पढ़ने क्रिया जा रहे के हैं। बारे में अधिक माहिती बताने वाला क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया के बारे में अधिक माहिती बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ये वाला वाक्य पढ़ो बेटा। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। हाँ, वेरी गुड। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो इस जो वाक्य है, यह जो वाक्य है, इसमें घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़। तेज दौड़ता है। तो इसमें दौड़ने का ढंग बताया गया है। तेज इस शब्द से हमें इस जो घोड़े की दौड़ने की जो क्षमता है, दौड़ने की जो ढंग है, वह पता चल रहा है। अभी दूसरे वाक्य में देखो, ये पढ़ो बेटा। रश्मि रोज पढ़ती है। हाँ, वेरी गुड। तो रश्मि रोज पढ़ती है। तो यदि हम इसे प्रश्न पूछेंगे कि कब पढ़ती है, रोज रोज पढ़ती है। तो इससे हमें इस शब्द से हमें पढ़ने का समय ज्ञात होता है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखो बच्चों, क्या लिखा है बेटा? बस्ता ऊपर रखा है। ऊपर रखा है। हाँ, बस्ता ऊपर रखा है। तो इसमें कहाँ रखा है? रखने का स्थान। ऊपर रखा। ऊपर हाँ, तो इसमें रखने का स्थान पता चलता है। तो इस शब्द में देखो बच्चों, तेज, रोज और ऊपर, इस शब्द से हमें दौड़ने का ढंग, पढ़ने का समय और रखने का स्थान, ये सारे जो शब्द है, तीनों शब्द तेज, रोज और ऊपर, यह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बच्चों? क्रिया की विशेषता। क्रिया का हाँ, विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो देखो, जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने पिछले जो इसमें देखा है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, रश्मि रोज पढ़ती है, बस्ता ऊपर रखा है। ये जो सारे शब्द है, तेज, रोज और ऊपर, यह सब क्या बता रहे हैं? क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया कैसी हो रही है इसका ज्ञान हमें दे रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे इसको क्रिया विशेषण। तो और क्रिया विशेषण को कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कम, तेज, ध्यानपूर्वक, थोड़ा, शाम, सुबह, ऊपर, नीचे, जोर जोर से, धीरे धीरे, आज, कल आदि। तो ये सारे क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण के उदाहरण है। कोई मुझे कम इस शब्द का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाएगा बच्चों आप में से? कम। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाँ, वेरी गुड। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसमें चिल्लाने की जो ढंग है, चिल्लाने की जो क्रिया है, उसके बारे में विशेष बातें बता रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जोर जोर से यह शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे बच्चों क्रिया विशेषण के भेद। तो बच्चों देखो, इसमें क्रिया विशेषण के भेद है, वह होते हैं 4 भेद है। उसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये जो क्रिया विशेषण के विविध भेद है, इसी नाम से ही हमें पता चलता है कि इस किसके बारे में जानकारी देते होंगे। जैसे अभी मुझे बता बेटा, कालवाचक है तो यह किसके बारे में अधिक जानकारी देते होंगे? काल के। काल के बारे में, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा देखो, स्थानवाचक है तो किसके बारे में जानकारी देते होंगे बच्चों? स्थान के। हाँ, स्थान के। अब तीसरा है रीतिवाचक। रीति यानी क्रिया चल रही है, तो इसमें क्रिया के चलने का ढंग बताया जाता है। उसके बाद परिमाणवाचक, तो यह किसके बारे में जानकारी होगी इसमें? परिमाण के। हाँ, तो परिमाण यानी कि होता है नापतोल, उसके बारे में जानकारी बताई जाती है। तो ये जो क्रिया विशेषण के 4 भेद है, इसको हम अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला भेद है बच्चों, क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी इसमें देखो, पहला पढ़ो बेटा, इसमें
शाम होते ही, शाम होते ही पक्षी घोंसले में लौट आए। हाँ, शाम होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आए। दूसरा पढ़ो बेटा वाक्य। किसान दिन भर मेहनत किसान दिन करता भर है। मेहनत करता है। हाँ, वेरी गुड, किसान दिन भर मेहनत करता है। तीसरा पढ़ो बेटा। आज बारिश नहीं बारिश होगी। नहीं होगी। हाँ, तो इन तीनों वाक्यों में देखो, शाम, दिन भर और आज, यह क्रिया होने के काल के विषय में बता रहे हो, यानी समय बता रहे हैं। यानी आज सुबह, शाम, दिन भर, रात, आज, यह जो शब्द काल के बारे में यानी समय के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, विषय में बता रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताए, काल संबंधी यानी समय संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आज, कल, परसों, अभी, रात, सदा, जब, तब आदि। तो मुझे कालवाचक क्रिया विशेषण का कोई एक वाक्य बताओ बच्चों। कल हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, ऐसा रीमा फोन पे बता रही थी। हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। कल हमारे गांव में बहुत अधिक बारिश हुई थी। और कौन बताएगा बच्चों दूसरे क्रिया विशेषण का? रात में मैं दिन भर खेत में काम कर रहा था। हाँ, कल मैं दिन भर खेत में काम कर रहा था। वेरी गुड। अभी देखेंगे अगले तरफ। तो बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानते हैं यह देखेंगे। तो जैसे हम किसी भी वाक्य में यदि प्रश्न करते हैं, कब, कब यह लगाकर प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमने देखा कि शाम होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आए, तो कब पक्षी घोंसलों में लौट आए, ऐसे हम पूछेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलता है? शाम। 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 दूसरे वाक्य में यदि हम देखेंगे, किसान दिन भर मेहनत करता है, तो किसान कब मेहनत करता है? तो कब मेहनत करता है वह? दिन भर मेहनत करता है। उसके बाद आज बारिश नहीं होगी, इसमें कब बारिश नहीं होगी ऐसा यदि हम पूछेंगे तो उत्तर में आएगा आज बारिश नहीं होगी। तो बच्चों देखो, हम कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचान सकते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पक्षी कब घोंसलों में लौट आए, तो उत्तर मिलेगा हमें शाम को। दूसरा प्रश्न, किसान कब मेहनत करता है, तो उत्तर मिलेगा हमें दिन भर। तीसरा है कब बारिश नहीं होगी, तो उत्तर मिलेगा हमें आज। तो यदि हम वाक्य में कब यह लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो जो उसका उत्तर आएगा तो उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण है ऐसा प्रतीत होगा। उसके बाद देखेंगे बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि स्थान किसी जगह के बारे में यह जानकारी देता होगा। अभी देखो, इसमें ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसके नीचे वाक्य है, यह पढ़ो बच्चों। ऊपर मत खेलो। हाँ, ऊपर मत खेलो। दूसरा देखो बेटा, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी से लाखों की दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है। तीसरा देखो बेटा, तुम सब बाहर जाकर खेलो। हाँ, तुम सब बाहर जाकर खेलो। इसमें जो अंडरलाइन शब्द है ऊपर, दूर, बाहर, तो यह जो शब्द है वो क्रिया के होने वाले स्थान के विषय में बता रहे हैं। जैसे ऊपर यह एक स्थान है, दूर यह भी एक स्थान है, बाहर यह भी एक स्थान की जो जानकारी है वह यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बताया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के और कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे
इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं। तो इस शब्दों का, इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके आप एक वाक्य बना सकते हैं। बनाओ बच्चों एक वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करके। नीचे बिल्कुल मत जाना। हाँ, नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके बाद देखेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानते हैं। तो जैसे यदि किसी वाक्य में हमें प्रश्न आया कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानो, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कहा, किधर, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कहा मत खेलो, तो हम बोलेंगे कि ऊपर मत खेलो। चंद्रमा पृथ्वी से कहाँ स्थित है, तो उत्तर में मिलेगा कि दूर स्थित है। और कहाँ जाकर खेलो, मम्मी ने कहाँ जाकर खेलने के लिए कहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा बाहर जाकर खेलने के लिए कहा है। तो इससे हमें, अगर हम प्रश्न में कहा, किधर, कितना इसका इस्तेमाल करके प्रश्न पूछेंगे, तो हमें जो उत्तर में प्राप्त होगा वह होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी अगला प्रश्न देखें, अगला देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, तो अभी देखो बच्चों, इसमें पढ़ो बेटा ये। प्रकाश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। हाँ, वेरी गुड, प्रकाश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा पढ़ो। बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है। हाँ, बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो क्रिया तो कर रहा है, पढ़ता है, पर कैसे पढ़ता है बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। हाँ, और बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है, पर कैसे चलती है, तेज चलती है। तो ये क्रिया होने की रीति या विधि के संबंधी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, शांतिपूर्वक, हंसते हंसते, रोते रोते, चुपके से आदि। तो इसी क्रिया विशेषण का उपयोग करके आप एक वाक्य बनाओ बच्चों। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बच्चा हाँ, वेरी हंसते गुड। हंसते सो गया। हाँ, अरे वाह, कितना अच्छा बताया। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और वह हंसते हंसते सो गया। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। बच्चा हंसते हंसते सो गया। टीचर कक्षा में टीचर कक्षा हाँ, में टीचर्स सिखाते समय बहुत शांतिपूर्वक सब बच्चे सीख रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा बताया बेटा आपने कि कक्षा में टीचर पढ़ाते समय बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ रहे थे। अभी अगला देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। तो हम ये अभी कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानेंगे यह देखेंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, तो उत्तर में जो प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको, बुलेट ट्रेन कैसे चलती है, तो बहुत तेज चलती है। प्रकाश कैसे पड़ता है, ध्यान पूर्वक पड़ता है। तो यदि हम प्रश्न में कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे, तो वो जो उत्तर में आएगा उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ऐसा ज्ञान करेंगे। उसके बाद हम अगला देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह परिमाण है, परिणाम नहीं है। परिमाण यानी नापतोल और परिणाम यानी बदल होता है, उसका प्रभाव होता है। उसके बाद देखेंगे हम पहला वाक्य पढ़ो बच्चों। अब जाकर थोड़ा खेलो। हाँ, अब जाकर थोड़ा पढ़ो। आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तीसरा वाक्य बेटा पढ़ो। दादाजी चलते चलते काफी थक गए। हाँ, अभी देखो इसमें जो थोड़ा है, बिल्कुल है, काफी है,
यह जो शब्द है वह क्रिया की मात्रा बता रहे कि नहीं? थोड़ा, यानी थोड़ा ही खेलना है, थोड़ा ही खेलो, बिल्कुल यानी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा खाऊंगी, या फिर काफी, यह शब्द की क्रिया की मात्रा बता रहे हैं, तो यह सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम बता सकते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें मात्रा, इसकी मात्रा बता रहे हैं या मापतोल बताया गया है, तो इसीलिए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त, कम, बहुत, आधा, पूरा, पर्याप्त, खूब, इतना, उतना, ज्यादा, बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि कितना लगाकर यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो उससे हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा। तो अभी एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बताओ बच्चों। वाक्य, रमेश उसकी मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी मुझे थोड़ा ही चावल दो। अरे वाह, कितना अच्छा बताया। मम्मी मम्मी मुझे थोड़ा ही चावल दो। और कोई बताएगा बच्चों? हाँ टीचर। हाँ बच्चों। रमेश बोलने के लिए अपनी माँ से खाना खाकर थाली में का खाना छोड़ देते हैं। एक बार और बताओ बेटा। छोटे बच्चे हमेशा आधा खाना खाकर थाली में आधा खाना छोड़ देते हैं। वेरी गुड। इसमें आधा, यह एक क्रिया विशेषण है, वो भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हमारे पाठशाला में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। हाँ, हमारे पाठशाला में बहुत ज्यादा बच्चे हैं। अभी ये हो गया बच्चों हमारा परिमाण क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के कितने प्रकार है बच्चों? 4 प्रकार। 4। पहला क्रिया प्रकार कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया हाँ, विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, वेरी गुड बच्चों। अभी हम दूसरा अव्यय देखेंगे, संबंध बोधक। तो संबंध बोधक, इसे नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें संबंध जोड़ा होगा। हाँ, तो अभी ये वाक्य पढ़ो बेटा। मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है। हाँ, मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है। दूसरा पढ़ो बेटा। घर के सामने बगीचा है। के सामने और बगीचा है। टोकरी के अंदर फल है। हाँ, टोकरी के अंदर फल है। तो इसमें देखो बच्चों, ऊपर, सामने और अंदर, यह जो शब्द है, यह मेज और कंप्यूटर, इनका संबंध बता रहा है ना? बता रहा है कि नहीं कि मेज के हाँ। ऊपर कंप्यूटर रखा है। जैसे घर के सामने बगीचा है, तो सामने, घर और बगीचा, इन दोनों का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? सामने। सामने। यदि सामने नहीं होगा, यह शब्द नहीं होगा, तो हमें पता चलेगा क्या उनका संबंध, कि कहाँ बगीचा है? घर के बगीचा है। हाँ, तो नहीं होगा ना, कैसे होगा? नहीं होगा, यानी नहीं हमें होगा। उसका संबंध नहीं पता चलेगा। टोकरी के अंदर फल है, तो इसमें भी टोकरी और फल का संबंध, यह अंदर जो शब्द है, यह शब्द बता रहा है। तो अभी हम अगला स्लाइड देखते हैं। तो अभी इसमें देखो बेटा, मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, इस वाक्य में मेज और कंप्यूटर का संबंध बताया गया है। उसी प्रकार घर के सामने बगीचा है, इस वाक्य में घर और बगीचे का संबंध दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार टोकरी और के अंदर फल है, इस वाक्य में टोकरी और फल का संबंध बताया गया है। तो इसका अर्थ होता है कि जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, वह संबंध बोधक कहलाते हैं। इसको आपने यदि मराठी में पढ़ा होगा तो इसे क्या कहते हैं, पता है आपको? किसी को पता है? क्या टीचर? संबंध बोधक अव्यय को मराठी में क्या कहते हैं, किसी को पता है बेटा? नो टीचर। नहीं, आपने नहीं पढ़ा है मराठी का व्याकरण? संबंध बोधक शब्द को मराठी में शब्द योगी अव्यय म्हणतात। तो जो शब्द किसी भी शब्द का संबंध बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो देखो,
जो शब्द वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे, और उसमें देखो बच्चों, के बाहर, के सामने, के अंदर, के मारे, के पीछे, के आगे, के भीतर, के समान, के साथ, की और, की तरह और की तरफ। यह जो अन्य संबंध बोधक शब्द है। और इसमें ध्यान रखना है हमें कि यदि किसी भी शब्द का दूसरे अगर संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ना है तो हमें के शब्द या की शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई एक संबंध बोधक शब्द का वाक्य का मेरे घर उदाहरण के बताइए। आगे नियति का घर है। अरे वाह, कितना अच्छा। मेरे घर के आगे नियति का घर है। और कोई बच्चा? मेरे घर के पीछे बड़ा सा ग्राउंड है। हाँ, मेरे घर के पीछे बड़ा सा ग्राउंड है। वेरी गुड। माँ ने हाँ माँ बोलो। ने फ्रिज के अंदर बहुत सारी सब्जी और फल रखे हैं। मेरे हाँ, घर के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें हैं। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो देखो बच्चों, अधिकतर संबंध बोधक शब्दों से पहले का, के, से, की आदि लगते हैं। जैसे हम पहला वाक्य पढ़ो बेटा। बच्चा बच्चा घर घर के के बाहर घर के खेल बाहर खेल रहा है। खेल रहा है। इसमें बच्चा घर और खेलने की बाहर क्रिया को बाहर हाँ, उसका घर बाजार के पास है। इसमें बोलो बच्चों, कौन सा है? पास बाजार के पास। हाँ, कल्पना पूनम से सुंदर लिखती है। से सुंदर से सुंदर हाँ, मेज के ऊपर किताब रखी है। के के ऊपर ऊपर के ऊपर खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। के मारे के मारे मैं बहन के साथ विद्यालय जाती हूँ। इसमें के साथ के यह साथ शब्द जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। तो अभी तीसरा हम अविकारी शब्द के भेद देखने जा रहे हैं, वह है समुच्चय बोधक अव्यय। तो अभी देखो बच्चों, इसमें दिए गए वाक्यों को पढ़ना है। पहला वाक्य पढ़ो बेटा। सुजाता और नीलम खाना खा रही है। ये सुजाता है और ये नीलम है, दोनों क्या कर रही है? खाना खा रही है। तीसरा देखो, दूसरा वाक्य देखो। मैं बीमार या स्कूल नहीं गया। हाँ, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ये डॉक्टर को बता रहा है कि मैं बीमार था ना इसलिए स्कूल नहीं गया। टीचर को बता रहा है। और तीसरा देखो बेटा। मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली या हाँ, मैं पीला। लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली, ये मम्मी को पूछ रही है। उसके बाद देखो ये सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई। हाँ, लेकिन हार गई। तो इसमें देखो बेटा, और, इसलिए, या, लेकिन, ये शब्द क्या है? दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इसमें देखो, और, इसलिए, या, लेकिन, ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो इसे ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो पहले में देखा हम लोगों ने संबंध, पहला कौन सा देखा हमने? संबंध सूचक। तो संबंध में संबंध बता रहा है और इसमें ये दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो हम समुच्चय बोधक की परिभाषा देखेंगे। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण देखेंगे। पर, मगर, बल्कि, अन्यथा, तथापि, तो, यद्यपि, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा और आदि। तो ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक के उदाहरण है। एक वाक्य बनाओ बच्चों इसी शब्द से। मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन मेरे पसंद की सब्जी नहीं थी। अरे बाप रे, मुझे बहुत भूख लगी थी मगर लेकिन मेरे पसंद की सब्जी नहीं थी। इसमें लेकिन यह जो शब्द है वह समुच्चय बोधक है। इसमें दो शब्द को जोड़ा गया है, दो वाक्यांशों को जोड़ा गया है। खेलने के अथवा तुम पढ़ाई भी कर सकती हो। हाँ, खेलने के अलावा तुम पढ़ाई भी कर सकती हो। तो कुछ उदाहरण देखेंगे। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? इस प्रकार करते हैं। जैसे चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं। इस शब्द में कौन सा है बेटा समुच्चय बोधक? और रहमान और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें कौन सा है बेटा? और और अमित ने
जॉन के साथ बैडमिंटन खेला लेकिन जीत न सका। तो कौन सा इसमें समुच्चय बोधक आ गया? लेकिन। डॉक्टर ने पूछा खाने की दवाई दूं या पीने की? या। हम समय पर निकले थे मगर जाम के कारण गाड़ी छूट गई। इसमें कौन सा शब्द है? मगर। तो यह है समुच्चय बोधक शब्द। और लेकिन या इंडिया मगर, तो टीम ये सब क्या? क्रिकेट बहुत अच्छा खेली लेकिन जीत नहीं पाई। हाँ, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपने। तो ये सब क्या है, इन शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे चाचा जी और चाची जी, चाचा जी चाची जी, इस शब्द को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है इसमें? और है। और रहमान, सोहन, इन शब्दों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है बेटा? और। इसमें अमित ने जॉन के साथ बैडमिंटन खेला, जीत न सका। इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? लेकिन। और इसमें खाने की दवाई दूं, पीने की, अगर ये शब्द नहीं होता तो ये शब्द, इन शब्दों को जोड़ा जा सकता था क्या? नहीं। हाँ, अगर समझो खाने की दवाई दूं, पीने की, तो इसमें कुछ अर्थ समझ में आएगा हमें? नहीं। नहीं। तो इसलिए हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे विस्मयादि बोधक। ये तो बहुत ही अच्छा है, सबको पता है। विस्मयादि यानी आश्चर्य बोध व्यक्त कराता है। यह अविकारी शब्द का चौथा और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला देखो बेटा, ये फूल देखते ही आपके मन में क्या आता है? कितना बहुत आहा, अच्छा फूल कितना है। सुंदर फूल है। सुंदर फूल हाँ, है। कितना। हाँ, ये शब्द, ये फूल देखते ही हमारे मन में भाव प्रकट होता है कि आहा, कितना उधर सुंदर से फूल ही है। मुझे उसकी खुशबू आ गई। हाँ, कितनी सुंदर खुशबू आ गई। अभी इस वाक्य में देखो, आहा कितना सुंदर फूल है। अभी दूसरा वाक्य देखेंगे, इसको देखकर क्या आता है आपके मन में? कितनी गंदगी है। कितनी हाँ, गंदगी है। छी छी, कितनी गंदगी है। यह शब्द यानी इस चित्र को देखकर ही हमारे मन में भाव प्रकट होते हैं। घृणा का, गंदगी कितनी गंदी है, इस शब्द का हमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, ये देखो ये क्या चिल्ला रही है? हाय मेरे घर में आग लग गई। हाय मेरे घर में आग लग गई, ऐसी वो चिल्ला रही है। तो ये इसमें भी बहुत ज्यादा तिरस्कार या अ, हमारी जो भावना है वो प्रकट होती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि हाँ हाँ मेरे घर में आग लग गई, हाँ हमारे घर में आग लग गई, ऐसे बोलेंगे बेटा? नहीं। हाय मेरे घर नहीं। हाय लग मेरे घर में गई। आग, ऐसा बोलेंगे। उसके बाद देखो ये, अरे कितना बड़ा मेंढक है। हाँ कितना अच्छे से पढ़ा आपने। अरे कितना बड़ा, कितना बड़ा मेंढक है। इतना बड़ा मेंढक है, इतना बड़ा मेंढक तो मैंने भी नहीं देखा। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अरे कितना बड़ा मेंढक है। तो इन वाक्यों से हमें, देखो बेटा, पहला था आहा कितना सुंदर फल फूल है, तो इसमें हमें प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है। और छी छी कितनी गंदगी है, तो इससे हमें घृणा पता चलता है, किसी के मन में घृणा जो है वह पता चलता है। हाय, तो इससे हाय मेरे घर में आग लग गई, तो इससे किसी की परेशानी या दुख का पता चलता है। और अरे कितना बड़ा मेंढक है, इससे हमें आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं। इस शब्द से हमें आश्चर्य को प्रकट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि विस्मय आदि बोधक यानी क्या होता है। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। तो कुछ उदाहरण है, शाबाश, वाह, आहा, उफ, अरे, छी, बाप रे, काश, हे राम आदि। तो इसके मुझे अभी सभी लोग एक एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करके काश दिखाएंगे। मेरे पास ये गाड़ी होती। अरे बाप रे, कितना अच्छा बोला है, काश मेरे पास ये गाड़ी होती। दूसरा बोलो बेटा। वाह। शाबाश, तूने पेपर में पहला नंबर लाया। अरे वाह, शाबाश तूने पेपर में पहला नंबर लाया। और बोलो बेटा। वाह आपके बेटे ने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। काश हाँ, मेरे भी बेटे ने लाने चाहिए थे। वाह, दो दो शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, वाह और काश। और बाप बोलो रे, बेटा। अरे हाँ, चिच्ची है यहाँ। कितना गंदा घर है। हाँ, अरे छी कितना गंदा घर है। बापरे का किसने बताया था बेटा? बापरे का बताओ।
बाप रे, यहाँ कितनी गंदगी है। हाँ बाप रे कितनी गंदगी। और मराठी में एक शब्द एक बताओ हाँ, मुझे। कितना मस्त बगीचा है। हाँ हाँ कितना मस्त बगीचा है। मराठी में बताओ बेटा एक वर्ड मुझे, मराठी में अरे नहीं तू सुनी। ते काय बाप करतोय? रे, इथे किती घाण आहे। अरे वाह अरे किती तू छान हे बोलता काय तुम्ही। अरे आहा तू हे काय करतोय? अरे वाह किती छान बोलताय आहा गं तुम्ही लोक, मस्त. आहा शाबास किती मुला, सुंदर बाग आहे. शाबास हाँ मुला, मला तुझ्यावरती गर्व आहे। हाँ कितने छान शब्द बोलता तुम्हें। तो ये बच्चों यही हिंदी में भी वही है और मराठी में भी वही है, सिर्फ इसका नाम जो होता है वो बदल जाता है। पर ये जो अभिकारी शब्द के जो 4 भेद है ना बच्चों, सब मराठी और हिंदी में सेम ही है। तो आपको उसके बाद देखेंगे हे राम, विस्मयादि बोधक शब्दों आग का। लग गई। हाँ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार है। तो पहला पढ़ो बेटा, वैसे आपको अरे, भाव भी दिखाना आप है। वापिस पहला आ पढ़ो। गए। अरे आप वापिस आ गए। हाँ दूसरा बोलो बेटा। हाय, मेरी आंख में कुछ गिर गया। वाह ये सुनने में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो बोल रहे हो ना, सुनने में भी मुझे बहुत आनंद आ रहा है। वाह। हाँ उसके बाद तीसरा बोलो बेटा। छी छी, छी कितनी कितनी बदबू बदबू आ आ रही रही है। है। कि कितनी बदबू आ रही है। चौथा। हे राम, हे हे राम ये राम, क्या यह हो क्या गया। हो हे गया। राम यह क्या हो गया। पांचवा। वाह कितना वाह, कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है। खाना बना है। वाह कितना स्वादिष्ट खाना बना है। और छठा। काश काश तुम आज जीत तुम भी जीत जाते। जाते। जीत गए होते। काश तुम जीत गए होते। तो ये मुझे सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा बच्चों, और मुझे पढ़ने में भी कितना अच्छा लगता है ना। हमारे जो भाव है, हमारे जो मन के हाँ भाव है, टीचर। घृणा है, तिरस्कार है, प्रसन्नता है, ये सब हमारे इस शब्द से हमें दिखाई देते हैं। तो जिस शब्दों से हमारे जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय यह प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कुछ विस्मय आदि शब्द है, जैसे हर्ष सूचक यानी आनंद वाले शब्द कौन कौन से है। आहा, वाह, शाबाश, धन्य धन्य आदि। उसके बाद आश्चर्य सूचक शब्द कौन कौन से। अरे, क्या, वाह आदि। उसके बाद शोक सूचक शब्द यानी जो दुख प्रकट करते हैं। आह, हाय, ओ आदि शब्द है। उसके बाद घृणा सूचक शब्द जो घृणा प्रकट करते हैं। छी छी, धत आदि। उसके बाद स्वीकृति शब्द यानी मान्यता देते हैं जिसे हम, वो शब्द हाँ हाँ, जी, अच्छा, ठीक। यह शब्द जो है वो विस्मय आदि बोधक शब्द है। तो विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, और इन शब्दों के बाद विस्मय आदि चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह के बारे में हम आगे देखेंगे बच्चों, विराम चिन्ह के बारे में। देखो इसमें, अरे यह सामने ही लगा है ना पहले, यानी वाक्य के प्रारंभ में ही विस्मय आदि बोधक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें देखो, अरे, हाय, छी, हे राम, वाह, काश। यह जो शब्द है सारे वाक्य के प्रारंभ में ही लगा है। इन्हीं शब्दों से वाक्यों की शुरुआत की जाती है, और इन्हीं इसमें ये जो विस्मय आदि चिन्ह होता है वह लगाया जाता है। यह जो है ये विस्मय आदि चिन्ह होता है वह लगाया जाता है। तो अभी याद रखने योग्य बातें जो हमने आज पढ़ा है वह देखेंगे। हमने क्या सीखा था आज, कि अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, हमने अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, अव्यय अव्यय। कहते हैं। अव्यय। हाँ, और अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये ये जो सारे जो बातें हैं हमें ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद देखा क्रिया विशेषण के कितने भेद है बच्चों, 4। 4 है। पहला है कालवाचक, कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, वृत्तिवाचक परिमाण। और परिमाणवाचक। यह क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। उसके बाद संबंध बोधक किसे कहते हैं यह हमने पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का उपयोग किया जाता है, और समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहा जाता है।
यह ध्यान में रखो, योजक यानी जोड़ने वाला यह समुच्चय बोधक शब्द को कहा जाता है। और मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक होते हैं। ये सारे बच्चों आपको समझ में आया? आपको अभिकारी शब्द हाँ टीचर। अभी नहीं भूलोगे ना आप लोग? नहीं टीचर। हाँ, तो अभी हम वर्ग कार्य देखेंगे अपनी कक्षा का। हाँ, तो इसमें हमें दिए गए अभिकारी शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति किए हैं। तो ये जो शब्द है हमें इस रिक्त स्थान में भरना है। हाँ, तो पहला बेटा बताओ, किसान रिक्त स्थान मेहनत करता है। दिन भर मेहनत करता है। दिन किसान भर। दिन इसमें भर मेहनत जाएगा दिन भर। चंद्रमा पृथ्वी रिक्त स्थान लाखों किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा पृथ्वी से लाखों लाखों किलोमीटर दूर है। हाँ, तीसरा है हाय, सॉरी, हाँ मैंने उत्तर बता दिया। मेरे घर में आग लग गई। उसके बाद देखो, डॉक्टर ने पूछा खाने की दवाई दूं या पीने रिक्त की। स्थान पीने की। या मैं बहन रिक्त स्थान विद्यालय जाती हूँ। मैं बहन के साथ विद्यालय जाती हूँ। हाँ, मैं बहन के साथ विद्यालय जाती हूँ। उसके बाद अगला देखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल इसमें हमें करना है। राम रिक्त स्थान सीता वन गए। राम और सीता बन गए। हाँ, दूसरा है मोहन परिश्रमी है, प्रथम आया। मोहन परिश्रमी है इसलिए प्रथम आया। ये प्रथम आया। वेरी नाइस। आंधी आएगी रिक्त स्थान वर्षा होगी। आंधी आएगी आएगी अथवा वर्षा होगी। इस कमरे में सोना मुश्किल है रिक्त स्थान यहाँ बहुत सारे मच्छर है। इस कमरे में बहुत सोना मुश्किल है क्योंकि इस कमरे में सोना मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर है। उसने बहुत समझाया रिक्त स्थान, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हाँ, उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। हाँ, तो आपके लिए अभी गृह कार्य है बेटा। जो गृह कार्य मैं बताने जाने वाली हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे अगली तासिका में यह बताना है। तो देखो बच्चों, गृह कार्य क्या है आपका? नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले इसका ये जो अव्यय है, इनके भेद आपको पहचानना है और उसके बाद इनका सभी का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। यह आपके लिए आज का गृह कार्य है। गृह कार्य का इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया आपने? हाँ टीचर। वर्क कक्षा में करना है और उसके बाद मुझे अगली कक्षा में आपको दिखाना है। उसके बाद मैं आती हूँ बच्चों अपने क्लास में। तो बच्चों, आज अपनी हमारी तासिका में हमने क्या क्या पढ़ा? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द पढ़ा है। तो उसमें हमने सबसे पहले तो अपनी कक्षा का जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उसका रिवीजन लिया और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अविकारी शब्द क्या कहते हैं, उसकी अविकारी शब्द किसे कहते हैं यह पढ़ा। और उसके बाद उसके जो भेद है, कितने भेद है अविकारी शब्द के? 4 भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। और उसके बाद हमने क्रिया विशेषण के भी 4 भेद पढ़े, जो कि है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मुझे आशा है बच्चों ये आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हाँ टीचर, बहुत अच्छे से समझ। तो आज हम अपनी कक्षा को इसी पर अभी विराम देते हैं। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद टीचर।